मनोज आप देख रहे हैं समझिए.com। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के उस खतरे की तरफ ध्यान खींच लिया है जिसे वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे। ऊंचे पहाड़ों पर जमी बर्फ, उससे बनती झीलें और उन झीलों के अचानक फटने से नीचे की तरफ आने वाला पानी कुछ ही समय में तबाही का रूप ले सकता है। नेपाल में हाल की बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान किया है, लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसा बड़ा सवाल भारत के सामने भी खड़ा है कि क्या हिमालय के भारतीय हिस्से में भी ऐसी तबाही हो सकती है? क्या हमारे पहाड़ों में भी ऐसी झीलें मौजूद हैं जो अचानक फट सकती हैं? क्या सिर्फ बड़ी झीलें ही खतरनाक हैं या छोटी झील भी हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं? आज समझिए.com में बात सिर्फ ग्लेशियर पिघलने की नहीं होगी, बल्कि ग्लेशियर झील कैसे बनती है, वो कैसे खतरनाक बन जाती है और कैसे वो मानव सभ्यता का नाश करती है, विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बने रहिए समझिए.com के साथ। यूं गया और यूं आया। हिमालय में तबाही का खतरा और उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, क्योंकि हिमालय को सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला समझना गलती होगी। यह एक विशाल प्राकृतिक जल भंडार भी है। हिमालय में 15,000 से ज्यादा ग्लेशियर मौजूद हैं और इन ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों की प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। हर ग्लेशियर एक जैसा नहीं है। किसी ग्लेशियर का आकार बड़ा है, लेकिन उसके आसपास जोखिम कम हो सकता है, जबकि कोई छोटा सा ग्लेशियर ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां पर उसके सामने या ऊपर पानी जमा हो रहा है और उसके टूटने की स्थिति में नीचे बसे इलाकों पर खतरा ज्यादा हो। वैज्ञानिक ग्लेशियरों की निगरानी, उनके पीछे हटने, बर्फ के क्षेत्रफल में बदलाव और पिघलने की गति, झीलों के निर्माण और आसपास के भूभाग की स्थिरता जैसे कई संकेतों से करते हैं। अब सवाल यहां सिर्फ यह नहीं है कि हिमालय में कितने ग्लेशियर हैं, सवाल इसके थोड़ा आगे भी चला गया है। और जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो आपको यह दिखेगा कि यह खूबसूरत सा दिखने वाला बर्फ का पहाड़ आपकी आंखों को सुकून देता है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजाता है। ग्लेशियर को अगर पहाड़ों पर जमी बर्फ का विशाल ढेर समझेंगे तो यह पूरी तस्वीर समझ नहीं आएगी। ग्लेशियर वास्तव में हजारों वर्षों से जमा एक ऐसा गतिशील भंडार है जो धीरे धीरे नीचे खिसकता है और गर्म मौसम में इसका पिघला पानी नदियों तक पहुंचता है। हालांकि नदियों का पूरा पानी ग्लेशियरों से नहीं आता है। बारिश, बर्फबारी, भूजल और अन्य स्रोत भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर का द्रव्यमान संतुलन बिगड़ने लगता है। यानी कि जितनी बर्फ जमा हो रही है उससे ज्यादा बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर पीछे हटता है, उसके सामने पानी जमा हो सकता है, नई झील बन सकती है या फिर पुरानी झील बड़ी हो सकती है और यहीं से एक नया खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ भविष्य में पानी की कमी का सवाल नहीं है, बल्कि कुछ परिस्थितियों में तेजी से पिघलती बर्फ तत्काल बाढ़ के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा, थोड़ा रुककर हम समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल की जो घटना हुई वो क्या हुआ। शुरू में यह कहा गया कि भूकंप आया, 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया, किसी ने कहा 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन भूकंप तो आया ही नहीं था। हुआ क्या? ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और टूटने के बाद वो एक झील में गिरा और वो झील में गिरने के बाद झील के उस मुहाने पर आकर टिक गया जहां से पानी नीचे जाता था। ये जो झरने और झील आप दिखाई देते हैं ना, वो इसी ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा कलकल करता हुआ पानी बहता है, जिसे तमाम पर्यटक देखने पहुंचते हैं। ये वही झीलें, ये वही झरने हैं
और वहां से जब झरने से जो पानी निकलता था, ग्लेशियर का टुकड़ा उस झील के किनारे पर आकर टिक गया और झील में पानी बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वो इतना पानी बढ़ गया कि उस पानी के दबाव से वो जो ग्लेशियर का टुकड़ा जिसने झील को रोक दिया था उस पर दबाव पड़ा, वहां से वो टूटा और उसके बाद टूटा और टूटने के बाद वो इतने वेग के साथ नीचे गया कि वो अपने साथ पहाड़, पत्थर और इसके साथ साथ बड़े बड़े पेड़ लेता हुआ स्पीड से ऊपर से नीचे गया। और जब ऊपर से नीचे कोई चीज जाती है, वो भी पानी अगर अपने पूरे वेग के साथ जाए, तो आप समझिए कि उसकी रफ्तार कितनी होगी। 20 लाख गैलन टन पानी उसमें था और उसके बाद उसने तबाही मचा दी। इसलिए कहा जाता है कि जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके आसपास, उसके सामने जो पिघले पानी का जवाब है वो एक बड़ा सवाल बन जाता है। कई बार तो ग्लेशियर की जो सतह है वो बड़ी खराब होती है। इन्हें अलग अलग प्रकार की ग्लेशियल झीलों के रूप में देखा जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रकार है सुप्राग्लेशियल झील, यानी कि ग्लेशियर की सतह पर बनी पानी की झील, यानी कि जब बर्फ की सतह आसमान होती है तो असामान्य होती है तो उसमें दरारें और गड्ढे बनते हैं, तो पिघलता पानी उसमें जमा हो जाता है और समय के साथ ऐसी झील फैल सकती है। और नेपाल में भी यही हुआ जिसके मैंने जिक्र किया। आपस में ये झीलें जुड़ जाती हैं, अचानक से जल निकास के जरिए खाली हो जाती हैं और यही सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और वो खतरनाक संकेत दे रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिक देख रहे हैं कि झील का आकार कितनी तेजी से बदल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसके नीचे या आसपास पानी से निकलने का कोई रास्ता बन रहा है या नहीं। यानी कि झील का बदलता आकार खुद एक चेतावनी का संकेत दे सकता है। और यहीं पर गलती हुई। चीन को सब कुछ पता था, लेकिन चीन ने नहीं बताया, चीन ने नेपाल को नहीं बताया, चीन ने भारत को नहीं बताया। अगर वो बता देता तो शायद उस इलाके को खाली करा लिया जाता और बहुत सारी जिंदगियां बच जाती। अब आते हैं उस शब्द पर जो हिमालयी बाढ़ के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ग्लोफ, यानी कि हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़। सरल भाषा में अगर समझें, जब ग्लेशियल झील को रोकने वाला प्राकृतिक बांध, इसे प्रकृति बनाती है, इसे इंसान नहीं बनाता, वो बांध, प्राकृतिक बांध जब अचानक से टूटता है तो झील में जमा एक पानी एक साथ नीचे आता है। ये प्राकृतिक बांध मिट्टी, पत्थर और बर्फ से बना मोरेन हो सकता है या फिर झील किसी ग्लेशियर से जुड़ी संरचना के पीछे बनी हो सकती है। खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पानी सिर्फ बहता नहीं है, वो ऊंचाई से नीचे की ओर बहुत तेजी से आता है और रास्ते में मिट्टी, चट्टान, बर्फ और पेड़ पौधे भी अपने साथ लेकर आ सकता है। यानी शुरुआत में जो बाढ़ पानी लगती है वो कुछ दूरी के बाद मलबा प्रवाह जैसी बेहद विनाशकारी स्थिति ले सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक झील टूटी थी, केदारनाथ में ही कुछ ऐसा हुआ, नेपाल में भी कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद जब चाइना की तरफ से चेतावनी आई तो कल रात को भी, कल शाम को भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये 1, 2, 3 झील की बात कर रहा हूं। आपको जब मैं संख्या बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। इतनी ज्यादा झीलें हैं तिब्बत में और हिमालय में कि अगर उनमें से 10-15 झील भी एक साथ टूट गई तो आप कल्पना नहीं कर सकते वहां से निकला पानी दिल्ली एनसीआर में तबाही मचा सकता है। बात मैं बिहार या उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा हूं, उन नदियों की नहीं कर रहा हूं जो कोसी से होता हुआ, गंगा से होता हुआ पानी आ रहा है। हिमालय में, जिसमें हिमाचल और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते वो नक्शे से मिट जाएंगे। इतनी खतरनाक झीलें हिमालय में मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या यह खतरा सिर्फ फिलहाल बाढ़ तक सीमित है या फिर इसके पीछे जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी कहानी। हिमालयी ग्लेशियर पर तापमान बढ़ने का जो सीधा असर है वो पड़ रहा है, लेकिन यहां एक जरूरी बात को समझने की कोशिश करनी होगी। हर ग्लेशियर एक गति से नहीं पिघलता है। ऊंचाई, बर्फबारी,
धूल, ग्लेशियर की संरचना और स्थानीय मौसम जैसे कई प्रकार की उसकी प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। फिर भी लंबे समय में ग्लोबल वार्मिंग का असर ग्लेशियर के द्रव्यमान में कमी के रूप में देखा जाता है। प्री इंडस्ट्रियल स्तर की जो तुलना है, उस तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की कोशिशें इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण बताई जाती हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है तो कई छोटे ग्लेशियर भविष्य में अपना अस्तित्व खो सकते हैं और बड़े ग्लेशियर भी लगातार पीछे हट रहे हैं। लेकिन विरोधाभास प्रकृति का देखिए क्या स्थिति हो गई। लेकिन विरोधाभास यह है कि ग्लेशियर पिघलने के शुरुआती दौरे में कुछ जगहों पर पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है, जबकि लंबे समय में बर्फ का भंडार कम होने के कारण सूखे मौसम में पानी की सुरक्षा का दबाव बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का जो अध्ययन है, उस अध्ययन में हिमालय क्षेत्र में, अगर संपूर्ण हिमालय को ले लिया जाए, जिसमें थोड़ा तिब्बत का भाग भी ले लिया जाए, तो 30,000 से ज्यादा ग्लेशियल झीलों की पहचान हुई है। 30,000 से ज्यादा। यह झीलें देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनमें जमा पानी कई बार बड़े खतरे की वजह बन सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन हजारों झीलों में से 221 झीलें बेहद महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील हैं। यानी कि इन झीलों में अगर प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ, तेज बारिश हुई, भूस्खलन हुआ, ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, तो अचानक से भारी मात्रा में जो पानी नीचे की ओर आएगा वो तबाही मचा देगा। उसे कोई देश रोक नहीं सकता, उसे सिर्फ ईश्वरीय शक्ति रोक सकती है, इंसान तो नहीं रोक सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण गलतफहमी है कि बड़ी झील मतलब बड़ा खतरा और छोटी झील मतलब छोटा खतरा। असल में ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि किसी झील में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन झील के नीचे बेहद सकरी और खड़ी घाटी, और उस घाटी में सड़क, पुल, बिजली परियोजना या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या आबादी मौजूद है, तो छोटी झील का अचानक फटना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। दूसरी तरफ कोई बड़ी झील ऐसी जगह हो सकती है जहां उसके फटने पर पानी अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाके में फैल जाए। इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ झील का क्षेत्र नहीं देखते हैं, वो झील का आयतन, ऊंचाई, ढलान और प्राकृतिक बांध की मजबूती, संभावित ट्रिगर और डाउन स्ट्रीम एक्सपोजर के साथ देखते हैं। यानी कि खतरे का गणित कुछ ऐसा है कि कितना पानी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो पानी कितनी तेजी से कहां आएगा, रास्ते में क्या क्या अपने साथ ले जाएगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपको थोड़ा और रुकता हूं, थोड़ा रुक के समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो नदी के किनारे और झील, बड़े बड़े झरनों के किनारे तमाम जितने भी बिल्डर हैं, उन बिल्डरों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट बना दिए हैं, बड़े बड़े घर बना दिए हैं और करोड़ों रुपए में उनको बेच दिया है। लेकिन अभी आपने देखा कि नेपाल में जब वो नदी का वेग वहां से आया, तो वो नदी के साथ साथ अपने कितने बड़े इलाके को उसने अपनी चपेट में लिया और सारी इमारतों को वो ढहा कर ले गया। यानी कि करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदने वाले वो लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं। उन्होंने बिल्डर ने सपने दिखाए, सपने उन्हें खूबसूरत लगे और वहां पर उन्होंने मकान, दुकान और क्या खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, एक खूबसूरत नज़ारे के साथ कि भाई सामने नदी है और नदी बह रही है, कल कल बहता हुआ पहाड़ों का पानी आ रहा है। लेकिन जब यह घटना होगी, ग्लेशियर फटेगा, झील फटेगी और पानी अपने वेग के साथ नीचे आएगा, तो उसके पास कोई इंची टेप नहीं होता है, मीटर मापने का कोई पैमाना नहीं है। वो बिल्डर के पास होगा, वो इंसान के पास होगा, वो अपने पास अनगिनत इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है और वो उस वेग में सब कुछ बह जाता है। तो जनाब, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सोच कर पहाड़ों में जाइए
और वहां पर अगर आपको खूबसूरत घर खरीदना है तो थोड़ा नदी से दूर खरीदिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वादियों के मजे लेने का, वादियों को देखने का, वादियों को महसूस करने का हक सभी को है, लेकिन थोड़ा सा नदी से दूर, खतरे से दूर। बिल्डर तो आपको नदी में ही उतार दे रहा है कि देखिए साहब इधर रोड है और पीछे जब आप बालकनी में पहुंचेंगे तो आपको नीचे पानी बहता हुआ दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि ग्लेशियल जो है झीलें वो बहुत खतरनाक हैं और जब वो फटती हैं तो क्या होता है, इसके पीछे एक नहीं कई संभावित कारण होते हैं। इंसान उसको जान नहीं सकता, उसका अध्ययन नहीं कर सकता है। पहला कारण क्या है? एक तो भारी बारिश जो आजकल अचानक से बहुत ज्यादा हो रही है, वो पहाड़ों में भी हो रही है, शहरों में भी हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, झील पर दबाव पड़ता है, प्राकृतिक बांध पर दबाव पड़ता है। दूसरा क्या है, भूस्खलन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर बड़ी मात्रा में चट्टान और मिट्टी झील में गिरती है तो उससे अचानक एक वेव पैदा होता है। तीसरा क्या है, बर्फ और चट्टान का झील में गिरना जो हो रहा है, ऐसा ही हुआ केदारनाथ में भी। 2013 की बात कर रहा हूं। इंसान सबक सीखा नहीं, विशेषकर ऊंचे और अस्थिर ग्लेशियल इलाके जो हैं वहां पर चौड़ा भूस्खलन, हिमस्खलन यानी कि ग्लेशियर का टुकड़ा झील में गिरता है तो पानी को उछाल सकता है और प्राकृतिक बांध को नुकसान पहुंचा सकता है। पांचवा, भूकंप का जो मोरेन बांध होता है जो प्राकृतिक तौर पर बनता है, प्रकृति ही उसे बनाती है, वो कमजोर हो जाता है। इसमें कोई एक कारण अकेला काम नहीं करता है या कई घटनाएं एक साथ हो सकती है और यही वजह है कि किसी झील को सुरक्षित घोषित करना आसान नहीं है, क्योंकि खतरा सिर्फ झील के पानी में नहीं है, उस पूरे पहाड़ी सिस्टम में छुपा हुआ है जिसे इंसान अभी तक जान नहीं पाया है। वो वहां की हवा, वहां की बर्फ, वहां के पहाड़ और पहाड़ पर होने वाली हरियाली को महसूस कर सकता है, लेकिन उस खतरे को भांप नहीं सकता, क्योंकि तमाम ऐसे अध्ययन और ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिन रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया है। अब इस खतरे का सबसे अहम हिस्सा मैं आपको बता देता हूं, जिसे कहते हैं ग्लोफ। ग्लोफ में समस्या सिर्फ पानी की मात्रा नहीं होती है, पानी कितनी तेजी और कितनी ऊर्जा के नीचे आता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमालय में ऊंचाई का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर झील हजारों मीटर की ऊंचाई पर है और पानी अचानक नीचे की ओर टूटता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे तेजी से तेज करता है और रास्ते में ये पानी नहीं रहता है, अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले जाता है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, पर्यावरणों की रिपोर्ट है। उन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिस खतरे के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि अंधाधुंध निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं, पानी पर नदियों के किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं, पहाड़ों में छेद करके टनल्स बनाई जा रही हैं, जिसके कारण, क्योंकि पहाड़ बहुत कमज़ोर होता है, पहाड़ कभी मजबूत नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो अचानक से आप देखते हैं कि चट्टान का और पहाड़ का एक सिरा गिरा और वहाँ पर पूरा रास्ता बंद हो गया, किसी गाड़ी पर गया तो बड़ी दुर्घटना हो गई। पहाड़ों का अपना एक नेचर होता है, बावजूद उस नेचर के लगातार पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, विनाश के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। पहाड़ प्राकृतिक होते हैं, वो इलाका प्राकृतिक है, लेकिन उस इलाके को प्राकृतिक नहीं बल्कि शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो विकास है, ये विकास किसी दिन बड़े विनाश में बदलेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर जो रिपोर्ट हैं, जिन रिपोर्टों पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, जिन्हें सरकार समझना नहीं चाहती, गंभीरता से लेना नहीं चाहती, वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं ये नहीं बताना चाहता कि उसकी समय सीमा क्या है, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब प्रकृति का वो रौद्र रूप निकल कर आएगा, और वो आएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो होगा उसकी कल्पना देश नहीं बल्कि पूरा विश्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह प्रकृति है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, पहाड़ों का सम्मान करना चाहिए, नेचर का सम्मान करना चाहिए। और ये जो अंधाधुंध विकास है
उस विकास में थोड़ा संभल कर, रुक कर ठहरना चाहिए। नदियों की ऊंचाई, तेज प्रवाह के कारण यहां पर इतनी संख्या में हाइड्रो पावर परियोजनाएं लगा दी गई हैं, स्थापित कर दी गई हैं, बड़ी बड़ी परियोजना लगा दी गई हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे के लिए जो ग्लोव के जोखिम हैं, उसके संदर्भ में नई चुनौती पैदा हो गई है। कोई किसी की बात ही नहीं कर रहा। तमाम कई परियोजनाओं की जो अपस्ट्रीम है, उन अपस्ट्रीम में अचानक से फ्लड वेव आती है और उसका असर डैम और इंटेक स्ट्रक्चर, टनल या तमाम पावर हाउस, पुल और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। तिब्बत में चीन ने जो किया है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। चीन लगातार तिब्बत में छेड़छाड़ कर रहा है। वहां पर उसने इतने सारे प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, लगातार प्रोजेक्ट लगा रहा है, पानी की योजना के लिए, बिजली की योजना के लिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो तिब्बत और हिमालय में जो कुछ घट रहा है, उसका एक बड़ा कारण विकास की योजनाएं भी है। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं करना चाहिए, विकास करना चाहिए, लेकिन विनाश की शर्त पर विकास नहीं होना चाहिए। तब जबको आपको पता है कि वहां पर क्या होगा। अगर वहां की खतरनाक झीलें हैं जिनकी संख्या 30,000 से ज्यादा हैं, भारत का जो हिमालय है उस हिमालय में 75, मेरे ख्याल से या तो 75 हैं या शायद 87 के आसपास झीलें हैं, वो इतनी खतरनाक स्तर पर हैं कि आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। एक झील जब टूटी तो केदारनाथ की घटना हुई, एक झील जब टूटी तो आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। शायद 87 या 75 के आसपास झीलें हैं हिमालय में जो इतनी खतरनाक हैं, आप इनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और कोई देश किसी से चर्चा करने को तैयार नहीं। इसे लेकर कोई कमेटी, कोई बॉडी नहीं, कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं कि भाई अगर कहीं पर कोई घटना हो जाए, चीन को पता चले तो नेपाल को बताए, नेपाल को पता चले तो भारत को बताए, और वो बताए कि 4-5 घंटे में ये पानी आपके यहां पर भी आ सकता है, तो आप इस इलाके से, यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उसको खाली कराइए, वरना बड़ी घटना हो सकती है। अगर चीन बता देता तो नेपाल में इतने लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन उसने बताया नहीं, क्योंकि सबका ध्यान तो सैनिकों पे है ना। LOC, एक पैर इधर आपका तो क्यों आ गया, और एक पैर इधर आ गया तो आपका क्यों आ गया। सैटेलाइट के जरिए हर कोई अपनी सीमाओं पर नजर रख रहा है, लेकिन इन ग्लेशियरों पर नजर नहीं रख रहा है, इन झीलों पर नजर नहीं रख रहा है, जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता को उस इलाके की खत्म कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें रुक कर, ठहर कर, कम से कम इस बात पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। और अगर ये इस पर विचार नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि शायद फिर ऐसा विकास और इस तरह की जो तमाम सरकारें प्रयास कर रही हैं, नई खोज हो रही हैं, वैज्ञानिक खोज हो रही है, वो किस तरह की, तो एक बड़ा विषय था, चिंता का विषय था, इसलिए इस विषय को मैं आपके सामने लेकर आया। फिलहाल इस विषय में इतना ही। तमाम लगातार और खबर